ओके, फिर से देख लीजिए एक बार। हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस का मतलब रीयूज ऑफ कोड विद सम न्यू फंक्शनैलिटी, मतलब जिस भी कोड को हमने पहले से लिख रखा है, अगर हम उसे फिर से ना लिखने के बजाय हम उसे लिंक करा लें, मतलब हम उस लिखे हुए कोड को इस्तेमाल कर लें, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा। जैसे कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया कि हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 फंक्शनैलिटी हैं। सो हमने क्या किया है, वो कोड हमारे पास पहले से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के प्रोग्राम हमने ऑलरेडी करके रख रखे थे, तो हमने उनको क्या किया, अपने कोड में लिंक करा दिया। जो लिंक कराने की प्रॉपर्टी है, इससे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। देन आते हैं कोडिंग पे। कोडिंग पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक क्लास कीवर्ड यूज किया है। क्लास कीवर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन क्लास। देन यहाँ पे हमने क्लास नेम क्या लिखा है? A1। अब A1 क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है एडिशन का, ठीक। देन उसमें हमने पैरामीटर पास किए, कितने? 3 पैरामीटर्स पास किए। सेल्फ A, B। सेल्फ मतलब ये वो वेरिएबल है जो इस क्लास के अंदर डिफाइंड सभी वेरिएबल्स को इस फंक्शन में कॉल करा देगा। देन A, B की बात करें तो A, B हमने बेसिकली एडिशन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक। देन एक वेरिएबल नेक्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन में हम आए, मतलब इसके इंडेंटेशन में, मतलब फंक्शन की बॉडी के अंदर। सो यहाँ पे हमने कॉल किया है सी। देन हमने मेंशन किया सी सिंगल इक्वल ऑपरेटर है, A प्लस B सेमीकोलन। A ऑपरेंड है, B ऑपरेंड है, प्लस क्या है? ऑपरेटर जिसका बिहेवियर क्या है? एडिशन परफॉर्म करना। तो ये A और B पे एडिशन परफॉर्म करेगा और इसको किसमें स्टोर कर देगा? C में। देन यहाँ पर हम एक प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करें जिसका काम है आउटपुट को प्रिंट करना। अब प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? एडिशन, हमने एक मैसेज लिखा उसको प्रिंट करा रहा है। देन कॉमा मतलब सेपरेटर का इस्तेमाल करके हम सी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। देन नेक्स्ट हमने एक क्लास और डिफाइन किया किस नाम से? B1 नाम से। अब B1 के बाद देखिएगा हम यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यूज किया। पैरेंथेसिस में हमने पास किया है A1। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो क्लास A1 है हम उसको यहाँ पर इनहेरिट करा रहे हैं, मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? A1 क्लास। मतलब B1 क्लास जो है वो बन गई कंप्लीट क्लास। कंप्लीट क्लास का मतलब क्या है कि क्लास A कंप्लीटली इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, किसमें? B1 क्लास में। अब अगर हम B1 का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो B1 के ऑब्जेक्ट से हम क्लास A के अंदर बने हुए फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो ये है प्रॉपर्टी किसकी? इनहेरिटेंस की। क्लास A बन गई चाइल्ड क्लास, और क्लास A1 बन गई चाइल्ड क्लास, और क्लास B1 बन गई पेरेंट क्लास, ठीक। और एक कंप्लीट क्लास भी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लास है एंड क्लास भी दोनों है, ठीक। जैसे हम बात करें जावा की, तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, मतलब एक क्लास को आप एक क्लास में इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन पाइथन की बात करें तो पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। जैसे क्लास A1 बनाई आपने तो A1 को B1 में करा लिया, देन आपने C1 बनाई, अब उसमें B1 को करा दिया। ये प्रॉपर्टी जावा में नहीं होती। जैसे क्लास A1 है तो A1 को आप B1 में करा लो, A1 को C1 में करा लो, A1 को D1 में करा लो, लेकिन A को B में, B को C में इस तरह से आप नहीं करा सकते। ये यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रहा है कि यहाँ पे आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फॉर्म कर सकते हो। 2 टाइप के होते हैं, एक मल्टीपल और एक मल्टी लेवल। मल्टीपल मतलब एक ही क्लास को कई क्लास में इनहेरिट कराना, और मल्टी लेवल होता है एक क्लास को दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास को तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास को चौथी क्लास में इनहेरिट कराना। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। हमने एक डेफ कीवर्ड यूज किया। डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन फंक्शन। देन हमने सब नाम का सब्सट्रैक्शन के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, सेल्फ पैरामीटर पास किया, देन A B पैरामीटर पास किया, इसके डेफिनेशन में आए। जैसे हमने एडिशन किया था वैसे हमने सब्सट्रैक्शन किया, और फाइनली हम एक यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराना है किस नाम का? सब्सट्रैक्शन नाम का मैसेज। देन सेपरेटर मतलब कॉमा का इस्तेमाल करके हम सी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। और जो क्लास B1 है वो बन गई कंप्लीट क्लास। तो कंप्लीट क्लास बन गई। इसके बाद चलिए हम पहले अभी आपको नॉर्मल इनहेरिटेंस फॉर्म करके दिखा रहे हैं, इसके बाद हम दिखाएंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे। देखते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लिया v नाम का, और हम इसमें B1 का ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देन हमारे पास 2 वेरिएबल है। सो पहले वेरिएबल में हम वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ A। देन सिमिलरली हमें किसके लिए करना है? B के लिए करना है।
अब देखिए, हमने एक मैसेज प्रिंट कराया इनपुट फंक्शन की हेल्प से, और मैसेज प्रिंट कराने के साथ साथ ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर उस मैसेज के बाद यूजर क्या करेगा, यूजर मैसेज को देखेगा तो नंबर एंटर करेगा, लेकिन वो नंबर एज अ स्ट्रिंग रीड होगा, सो हमें स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इंट फंक्शन का इस्तेमाल किया, क्योंकि क्या करता है, पर्टिकुलर वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने बी का ऑब्जेक्ट बना लिया, वैल्यू इनपुट भी ले ली। अब बी का ऑब्जेक्ट जो बनाया उसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज हुआ है बी, तो इसमें इसके रेफरेंस से हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमने कॉल किया बी डॉट ऐड a comma b, then b dot subtract a comma b। अब हम इसे सेव कराएंगे। कोड को हमने रन कराया, हमने वैल्यू एंटर की 45 और 12। ओके, कुछ फॉल्ट है, देख लेते हैं। ये जो फंक्शन है उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए बेसिकली हमने यहाँ पे फंक्शन डिजाइन किया है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कुछ फॉल्ट यहाँ पे बहुत छोटी सी फॉल्ट है जो कि कहीं भी छूट रहा है।
ओके वेट देखिए, छोटी सी फॉल्ट है, बहुत छोटी सी फॉल्ट, इस बात का मैं ध्यान दे रहा था लेकिन माइंड से स्लिप हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज किया ए और यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज किया बी और ऑब्जेक्ट वेरिएबल मैंने यूज किया यूज किया सेम, इसलिए ये फॉल्ट आ रही है बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, तो इस बात को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, सडनली माइंड से स्किप हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया टी, तो टी डॉट हम ऐड को कॉल करेंगे, टी डॉट सब्सट्रैक्ट को कॉल करेंगे। वही मैं सोच रहा था कि कोई फॉल्ट तो ऐसे है नहीं। ठीक, एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया। ठीक है, देखिए सिंपल सा कोड है। इनहेरिट कराने के लिए हमें क्या करना है, अगली क्लास में हमें पैरेंथेसिस लगाना है, पैरेंथेसिस में हमें प्रीवियस क्लास का नेम एंटर करा देना है, मतलब पास कर देना है, तो उससे क्या होगा, हमारा इनहेरिटेंस फॉर्म हो जाएगा। देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बताओ। क्लियर है बेटा? जी बेटा, टी सेम है जी। हाँ बेटा, हाँ आई थिंक आपको फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है। देखो डार्क क्लियर है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब हम आपको मल्टीपल या मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले मल्टीपल करके दिखाते हैं, फिर मल्टीपल करके दिखाएंगे। देखिए हमने एक क्लास और बना लेनी है, C1, और C1 में भी हम A1 को कॉल करा सकते हैं। ठीक, मतलब एक ही क्लास को हमने मल्टीपल क्लास में इनहेरिट करा लिया। तो इनहेरिट कराने का अब क्या फायदा, अब देखिए इस क्लास के अंदर फंक्शन और डिफाइन कर ले रहे हैं MUL मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें हमने एक पैरामीटर पास किया सेल्फ, देन कॉमा A कॉमा B, दो पैरामीटर हमारे पास हो गए। देन हमने लिखा C इक्वल टू A B, देन प्रिंट मल्टीप्लिकेशन कॉमा C। देन ये इतना वर्क हो गया। इतना वर्क होने के बाद अब यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, देखो हम क्लास C1 का बना रहे थे, तो हमने बना लिया CA इक्वल टू C1 और बना लिया TA इक्वल टू B1। अब ध्यान दीजिएगा, हम B1 वाले ऑब्जेक्ट वेरिएबल के रेफरेंस से भी सब्सट्रैक्शन करा सकते हैं और CA वाले से भी। देखिएगा एक मिनट चेक कर लीजिए आप पहले। जैसे कि हमने C1 क्लास की बात की, C1 क्लास है मल्टीप्लिकेशन और क्लास C1 इनहेरिट है, तो मतलब इसके इस ऑब्जेक्ट वेरिएबल की हेल्प से, मतलब CA की हेल्प से हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करा सकते हैं। अगर हम बात करें TA की हेल्प से, तो TA की हेल्प से क्या क्या होगा, B1 की बात करें तो इससे एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। अगर हम पहला ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज करें तो फर्स्ट एंड थर्ड होगा, अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज करें तो पहला और दूसरा क्लास फॉर्म होगा। ठीक,
सो हमारे ऑब्जेक्ट बन गया। हमने वैल्यू इनपुट ले ली, वैल्यू इनपुट लेने के बाद हमने कॉल कर लिया CA डॉट ऐड A, B, then TA CA को पहले करा था CA डॉट MUL A, B, then इसके बाद TA डॉट ऐड A, B, then TA डॉट SUB A, B। मतलब ये क्लासेस हमने इनहेरिट करा ली। इनहेरिट कराने के बाद अब इसके बाद हमें क्या करना है कि क्लासेस हमारी सारी इनहेरिट हो गई। अब हमें इसे रन कराना है, सेव करेंगे, रन कराएंगे। देखिए 4 आउटपुट आ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 4 आउटपुट्स आ रहे हैं। बेसिकली अगर इस प्रोग्राम की हम बात करें तो ये प्रोग्राम क्या है, ठीक, जैसे इससे पहले वाला प्रोग्राम में किया था वो प्रोग्राम, जैसे कि मैं नोटपैड ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये प्रोग्राम था आपका सिंपल इनहेरिटेंस। देन अभी जो हमने परफॉर्म किया वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बताइए बेटा, यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत? वैसे एक मिनट रुकिए, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। हाँ बेटा, ये मैं इसीलिए पेस्ट कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको शेयर करूँ। सिंपल हो गया, मल्टीपल हो गया, आप मल्टी लेवल परफॉर्म करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, A1 को B1 में कराया और B1 को C1 में करा दिया। तो अब क्या है कि देखा जाए तो B1 के लिए A1 क्या है, चाइल्ड क्लास, और A1 पेरेंट क्लास। लेकिन अगर C1 के लिए देखा जाए, C1 के रेफरेंस से, तो A1 और B1 क्या है, चाइल्ड क्लास, और C1 क्या है, पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर हमें CA का ऑब्जेक्ट बनाना है। C1 का ऑब्जेक्ट हमने बनाया CA डॉट ऐड, CA डॉट मल्टीप्लिकेशन, देन CA डॉट सब्सट्रैक्शन, ये कॉल करना पड़ेगा। तो सेव करेंगे, रन कराते हैं। फिर से रन कराएं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, सब आ रहा है एकदम क्लियर वे में, ठीक। तो यहाँ पे अब जो इनहेरिटेंस फॉर्म हुआ, ये कौन सा हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मतलब A1 को B1 में कराएगा, B1 को C1 में कराएगा, ठीक। सो ये आपका हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ध्यान से समझिए, यहाँ देखो दिक्कत, कोई डाउट? ठीक, अब एक काम करना है बेटा आपको, जस्ट आप एक प्रोग्राम करो। उस प्रोग्राम में क्या करना है, लॉजिक में समझा रहा हूँ आपको।
लॉजिक मेंशन कर दो। आपको एक क्लास बनानी है एक, जिसमें आपको फंक्शन बनाना है स्मॉलेस्ट का, जैसे आपने कल किया था। और आपको एक क्लास बनानी है बी, जिसमें आपको फंक्शन बनाना है लार्जेस्ट का। ठीक, देन आपको बेटा आपको एक क्लास बनानी है ए नाम की, जिसमें आपको एक फंक्शन बनाना है स्मॉलेस्ट नाम का, एक क्लास बनानी है बी जिसमें एक फंक्शन बनाना है लार्जेस्ट नाम का। देन एक क्लास बनानी है सी, जिसमें एक फंक्शन बनाना है फंक्शन क्या बेसिकली इसमें क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाना है। देन ऑब्जेक्ट वेरिएबल के रेफरेंस से आप क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग, मतलब क्लास ए को बी में इनहेरिट कराएंगे, देन बी को सी में इनहेरिट कराएंगे, और सी में इनहेरिट कराने के बाद आप क्या करेंगे, सी का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना करके उसकी फंक्शन कॉलिंग करेंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का, बताइए हो जाएगा बेटा? करके देखिए, तुरंत नहीं हो रहा है मैं तुरंत बता रहा हूँ। ठीक बेटा, ठीक है, तो आप बाद में कर लेना ये टास्क, लेकिन कर लेना, ठीक है, इससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक जी, HTML हो जाएगा बेटा। आई थिंक आपको याद होगा तो मैंने आपको HTML की एक बुक भी शेयर की थी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल की मैं आपकी क्लास HTML की ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप बाद में करिएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, एक बार देख लो। अच्छा, टास्क बाद में करना है, 5 मिनट में एक बार देख लो, फिर बताओ मुझे। कोई डाउट? ठीक, हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, एरर की, तो एरर की वजह से कितने टाइप की एरर होती है? एक एरर होती है आपकी पहली एरर, लॉजिकल एरर, और सिंटैक्स एरर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लॉजिकल लिखोगे तो वो भी एक एरर है, लेकिन हाँ, अगर उसमें एरर है तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने सिंटैक्स एरर की तो आपका प्रोग्राम भी रन कंपाइल नहीं होगा। लॉजिकल एरर में प्रोग्राम कंपाइल भी होता है, रन भी होता है, बस आउटपुट हमारे नीड के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। बट अगर बात करें सिंटैक्स एरर में, तो सिंटैक्स एरर ना प्रोग्राम कंपाइल होगा ना रन होगा, जो ना कंपाइल होगा ना रन होगा, तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा? ठीक, सो ये है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट। कभी कभी अपने प्रोग्राम में हम कुछ एरर करते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया ए, हमने इसमें स्टोर करा 0, और बी में स्टोर किया, ए में मान लीजिए 10 स्टोर करा दिया, एंड बी में हमने स्टोर करा दिया 0। देन हम मेंशन कर रहे हैं सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। अब अगर हम इसकी बात करें, मतलब 10 को आप 0 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, सो ये क्या है, एरर है। ठीक, मतलब 0 को डिवाइड करने, 10 को डिवाइड करने पे 0 से, या किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो अनडिफाइंड आएगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। सो बेसिकली इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट किया है। मतलब
जो भी हमारी गलती होगी जिस लॉजिक में लग रहा है कि हाँ यहाँ से गलती होने वाली है वो हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक में, और उससे करस्पॉन्डिंग जो मैसेज प्रिंट होगा वो हम रखेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक में। ठीक, ये क्या है इसको समझते हैं, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत? फिलहाल हम टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप एक्सेप्शन का, जीरो डिवीजन एरर। दूसरा टाइप नेम एरर, अभी मैं इन सबको समझा दे रहा हूँ। तीसरा टाइप इंडेंटेशन एरर। चौथा टाइप आयो एरर। पांचवा टाइप EOF एरर। अभी इतने टाइप के एरर हैं, कौन कौन से एरर हैं हम ये देखेंगे। जीरो डिवीजन एरर मतलब बेसिकली आप किसी नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हो, जीरो से, तो क्या आएगा अनडिफाइंड। तो इस टाइप की जो एरर होती है उसके लिए एक्सेप्शन आता है क्या, जीरो डिवीजन एरर। नेम एरर, जैसे कि अभी हमने किया था, मतलब क्या कि आपने नेम सेम नेम का डिफाइन कर रखा है, किसी और नाम का डिफाइन कर रखा है, लेकिन आप उसे कॉल कर रहे हो तो दिक्कत आती है, वो क्या हो गया नेम एरर। इंडेंटेशन मतलब उसी बॉडी के अंदर नहीं लिख रहे हो, बाहर लिख रहे हो, इंडेंटेशन रूल के अकॉर्डिंग नहीं है वो, तो यहाँ से क्या है कि इंडेंटेशन एरर। देन IO एरर मतलब इनपुट आउटपुट एरर। आपने इनपुट आउटपुट करने में कोई गलती की, जैसे स्ट्रिंग टाइप का था, आपने इंटीजर डेटा टाइप से रीड करना चाहे, इंटीजर डेटा था, आप उसे स्ट्रिंग डेटा टाइप में रीड करना चाह रहे हो, ठीक है, इनपुट आउटपुट एरर। एंड ऑफ फंक्शन एरर, एंड ऑफ फंक्शन एरर तब आती है जब लास्ट में सेमीकोलन मिसिंग हो जाता है या पैरेंथेसिस क्लोज नहीं होता, तो जो एरर आती है वो कौन सी एरर है, इंडेंटेशन, सॉरी, एंड ऑफ फंक्शन एरर। बताइए कोई दिक्कत? ये टाइप्स क्लियर हुआ बेटा? ठीक, देखो पहला टाइप है जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर का मतलब है कि जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो जो एरर आएगी वो आपकी कौन सी एरर है, जीरो डिवीजन एरर। ठीक, मतलब नंबर को आप अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा कंप्यूटर की लैंग्वेज, तो ये एरर आएगी। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ साथ साथ इसके। सिंपल सा प्रोग्राम मैंने किया। इस प्रोग्राम में ए में मैंने एक नंबर स्टोर कराया, देन बी में मैंने जीरो स्टोर कराया, देन मैंने कॉल किया क्या, सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन प्रिंट सी। हम इसको सेव कर रहे हैं और इसको रन करा रहे हैं। क्या गया, जीरो डिवीजन एरर आपके सामने एरर है। क्लियर बेटा? अब नेम एरर की बात करते हैं। ओके, फिर से रन करा के दिखाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब जब हम कोई नेम डिफाइंड ही ना करें और हम उसको कॉल कर लें तो क्या आएगा, तो जिस टाइप की एरर आएगी उसे हम बोलते हैं नेम एरर। ये सब लॉजिकल एरर में बेटा। इंडेंटेशन एरर,
इसको समझते हैं। डेफ डेमो नाम का फंक्शन डिफाइन किया, कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक। ये ए इंडेंटेशन में है, ये बिना इंडेंटेशन के लिख दिया, सेव कराया और इसको रन करवाया। क्या आ गया? एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब इंडेंटेशन में होना चाहिए, इंडेंटेशन का उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर नहीं है, तो इसलिए इंडेंटेशन एरर आ रहा है, ठीक। सो ये दिक्कत आ गई। अब इनपुट आउटपुट एरर की बात करते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको 16 टाइप है, मतलब ये इनपुट आउटपुट के एरर में आता है कि हमने इनपुट कुछ और करा रखा और आउटपुट हम किसी और टाइप का ले रहे हैं, मतलब इनपुट हमने करा लिया इंटीजर टाइप और आउटपुट हम कंबाइन करें स्ट्रिंग के साथ, ये ठीक। देन नेक्स्ट है आपका एंड ऑफ फंक्शन एरर, ठीक। एंड ऑफ फंक्शन और इनपुट आउटपुट जस्ट देखा है तो एक इस टाइप के हैं। एंड ऑफ फंक्शन में क्या है कि फंक्शन के एंड में या तो पैरेंथेसिस लगाना था या तो सेमीकोलन लगाना था, वो आपने छोड़ दिया। ये दोनों बेसिक है। मेजर एरर आपकी यही तीन थी, जीरो डिवीजन, नेम एरर एंड इंडेंटेशन। बताइए यहाँ तो कोई डाउट, कोई दिक्कत? बताइए बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए बेसिकली हमें एक ट्राई ब्लॉक मेंशन करना है और इसके इंडेंटेशन में हमें चीजें मेंशन करनी है। फिर हमें एक एक्सेप्ट ब्लॉक मेंशन करना है और लिखना है एक्सेप्शन कोलन, देन मेंशन करना है जो भी हम स्टेटमेंट मेंशन कर रहे होंगे। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एंटर ए, देन हमने लिखा बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर बी, देन हमने लिखा सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, देन प्रिंट एडिशन कॉमा सी। इतने बेटा कोई डाउट? सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत बेसिक सा। अब एक बात पे ध्यान देना, हमने यूजर से बोल तो दिया कि ए में नंबर एंटर करिए, बी में नंबर एंटर करिए, लेकिन मान लो ए में एंटर कर दे 10 और बी में एंटर कर दे 0, तो एरर आएगी। चलो चेक करते हैं।
देखो 0 एंटर किया, ए में 10, तो एरर आई। सो हमें इसको हैंडल करना है। हैंडल करना तो हैंडल कैसे करेंगे? जिस लॉजिक में हमारी एरर आ रही है उसको हम रखेंगे क्या, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक, और इसके साथ साथ अब हमें जो मैसेज प्रिंट कराना है कि ये पूरा लॉजिक, जैसे कि ये भी हम इसी के अंदर रख देंगे। अगर मान लीजिए इसमें एरर आती है तो क्या होगा देखते हैं। देखिएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन प्रिंट लिख देंगे यू अटेम्प्ट डिवाइड बाई 0। सो यहाँ पे हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं, देन बेटर क्लियर होगा। सेव किया, रन कराया, ए में एंटर के 10, बी में एंटर के 5। ठीक, सॉरी एडिशन आ रहा है, वेट, हाँ यहाँ पे हमने एडिशन लिखा है, इसको लिखते हैं रिजल्ट। टेन 5 रिजल्ट आ गया 2.0। सो बेसिकली अभी उसने 10 और 5 एंटर किया, क्या कोई एरर आई? नहीं, मैसेज नहीं प्रिंट हुआ, यूटर्न डिवाइड बाय 0। वो कब होगा? जब एक्सेप्शन थ्रो होगी। अभी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही, आप देखिए 10 और 0 एक्सेप्शन थ्रो होगी। ठीक, तो हमारा प्रोग्राम भी नहीं रुका, किसी भी टाइप की एरर भी नहीं आई, हमें सिर्फ मैसेज मिल गया कि हमने 0 से डिवाइड किया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक्सेप्शन को, मतलब फॉल्ट को हमने हैंडल कर लिया। बताइए यहाँ तक डाउट कोई दिक्कत? अब इसके साथ ही साथ एक थोड़ा सा काम हम यहाँ पे और करना चाहेंगे। एक एल्स ब्लॉक लगा दिया, प्रिंट में लिख दिया गुड इवनिंग। सेव किया, रन करा रहे हैं, आउटपुट देखिए 10 5। देखो कोई एरर नहीं आई, तब भी हमारा गुड इवनिंग प्रिंट हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं एरर की। यू अटेंड डिवाइड बाय 0। ठीक, तो एक चलेगा, एक टाइम में एक्सेप्ट या तो एल्स। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी तक जो बताया वो एक बार समराइज कर लीजिए, देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ठीक है, सो मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, नोट शेयर कर रहा हूँ। ठीक, एक टास्क दे रखा है, वो टास्क करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो क्वेरी करिएगा। ठीक बेटा, थैंक यू।
है।